हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमारे नेक्स्ट मंथ जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, इस पोस्ट के बारे में कि ये पोस्ट कहाँ से निकल कर आई, इस सब के बारे में जानेंगे। तो हम प्रेसिडेंट को जानने से पहले आपको पता है कि अभी ये आपका इस साल पूरा ईयर न्यूज़ में रहेगा। तो आपका ये इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा इस साल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल कर आएंगे। तो ये यूपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक। तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 4-5 टर्म्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इसका, फिर हम लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स और जो कुछ इंपॉर्टेंट उनके टेन्योर में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है उसके बारे में जानेंगे, और एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस देखेंगे हम, और साथ में रेफरेंसेस कि हमारे जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो कहाँ कहाँ पर उनका रेफरेंस हमें मिलता है और उनका सोर्स क्या है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में कोई एक्ट है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आगे हम प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कि कैसे जो है हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर हमारा आर्टिकल 324 के अंडर कंडक्ट करवाता है। और उसमें हम नॉमिनेशन देखेंगे, वोटिंग देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और वोटर्स एंड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और साथ में टाइप ऑफ वोटिंग कैसी है, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन है, क्या ये नॉन डायरेक्ट इलेक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम इसका कंपेरिजन करेंगे और जगह के जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं और उनका क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट को चुनने का। ठीक है, तो उसके बाद हम इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग, जिससे प्रेसिडेंट जो है उसकी पोस्ट से जो है वो हटा देते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि ये पोस्ट हमारी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कहाँ से निकल कर आई। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने मोर देन 200 ईयर्स रूल किया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ, फिर उसके बाद क्राउन रूल इंडिया में चल पड़ा, और फिर वहाँ पे क्राउन जो है वो सेक्रेटरी के माध्यम से इंडिया में वाइस राय अपॉइंट करते थे, और वो वाइस राय उनको इंडिया में सारा प्रोसेस देखते थे। ठीक है, तो जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तो उसके साथ ही जो वाइस राय की पोस्ट होती थी, जो नुमाइंदे होते थे ब्रिटेन के, उनकी पोस्ट होती थी, वो इंडिया से हटा दी गई। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो देखिए कि हमें 1945-1946 के आसपास ही पता लग गया था कि ब्रिटिशर्स तो अब यहाँ से, इंडिया से जाने वाले थे, पर उनको एक भार डाला था कि वो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करके जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ठीक है, तो उसी के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन इंडिया में 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड रिप्स, और साथ में पैथिक लॉरेंस। तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने बताया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसको कैसे चुना जाएगा और उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी, या फिर कितनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनेगी इंडिया के लिए, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में निर्धारित किया फिर, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने बोला कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 389 होंगी। ठीक है, और इन 389 सीट्स में से जो 296 सीट्स हैं वो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे, जैसे आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या फिर आपका यूनाइटेड प्रोविंस, या फिर आपका नीचे मैसूर वाला एरिया, तो 296 सीट्स इनको दी गई। और इन 296 सीट्स में से 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई इलेक्शन के लिए। और इन 296 सीट्स के ऊपर 389 सीट्स के ऊपर जब इलेक्शन हुए, इनमें से जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स ने इन इलेक्शन के लिए मना कर दिया, और अपने मेंबर्स भेजने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने के लिए मना कर दिया, और इस इलेक्शन के लिए ये राजी नहीं हुए।
पर यहाँ पे 296 सीट्स के ऊपर वोटिंग हुई, इलेक्शन हुए, तो यहाँ से कुछ मेंबर्स चुन के आए, तो यहाँ पे 211 मेंबर्स, 211 मेंबर्स नहीं, यहाँ पे आई थिंक 208 सीट्स जो हैं, 208 सीट्स हैं वो आईएनसी ने यहाँ पे जीती, ठीक है। और साथ में मुस्लिम लीग ने यहाँ से 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीत ली यहाँ पे, ठीक है। और 15 सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए हमारे, और उसके बाद इस असेंबली का गठन कर दिया गया। डस्टर देखने वाला। और उसके बाद फर्स्ट टाइम इस असेंबली की मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट टाइम 211 मेंबर्स ने इसकी फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया, पर यहाँ पे मुस्लिम लीग ने जो वो इस असेंबली की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। पर यहाँ पर ये बात ऐसे सोचने वाली है कि इन्होंने इलेक्शन तो लड़े, पर जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई असेंबली की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं आए फर्स्ट मीटिंग में। और इस असेंबली का एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दोबारा से ये मिले, तो यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब दोबारा से ये असेंबली के लोग आपस में इनकी मीटिंग हुई, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इस टॉपिक में, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, या हमारी कंट्री जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी होनी चाहिए, कि इसमें कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए, कैसा स्टेट होना चाहिए, हमारा सेकुलर स्टेट होना चाहिए। तो वो सब कुछ जो हमारे महत्व जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा दिया गया, ऑब्जेक्टिव एम क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोग तो आपस में मीटिंग कर रहे थे, सब चला हुआ था हमारा। तो ये ब्रिटिशर्स वैसे 1948 में जाने वाले थे, पर यहाँ पर माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को आया, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, और यहाँ से वापस चले जाएंगे। पर इनके जाने के साथ ही यहाँ पे जो कुछ पोस्ट चली हुई थी, उनकी जो वाइसराय की पोस्ट होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से वाइसराय की पोस्ट भी हट जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी आया, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वाइसराय की पोस्ट जो है, माउंटबेटन प्लान में वो चीज़ नहीं बताई गई थी, वो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बताई गई थी कि वाइसराय की पोस्ट जो है वो यहाँ से हटा दी जाएगी, आप वाइसराय की पोस्ट को हटा सकते हो, ठीक है। और इस पोस्ट की जगह पे यहाँ पे जितने टाइम तक हमारे यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट होकर नहीं आती है, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नई पोस्ट नहीं आती है, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है, उतने टाइम तक यहाँ पे गवर्नर जनरल की पोस्ट आई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और वो कौन चुनेगा, वो एडवाइस पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके एडवाइस पर जो हमारा क्राउन था ब्रिटेन में, वो उसको बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सबसे पहले वो बने थे लॉर्ड
माउंटबेटन है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और इसके बाद 1948 में सी राजागोपालाचारी, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो फिर इस पोस्ट को जो है वो हटा दिया गया, फिर यहाँ से पोस्ट निकल के आई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये चीज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और यहाँ से गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी गई। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी 15 अगस्त फिर 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एक तारीख है हमारी हिस्ट्री में वो है 29 अगस्त 1947। इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। तो ऐसे ही करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। 1949। और इस दिन हमने कुछ ही पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया और इसमें हमारे ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, जिनको हम अनुच्छेद बोल सकते हैं, और ओरिजिनली इसके 8 शेड्यूल्स थे। अभी प्रेजेंटली तो 450 प्लस हमारे आर्टिकल्स हैं और 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये पर ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, पर कुछ ही पार्ट इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 years 11 months एंड 18 days लग गए। अब देखिए यहाँ पे हमने दुनिया का, मतलब यहाँ पे हमने पूरे वर्ल्ड का जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हमारा तैयार हुआ, जिसके इतने ज़्यादा आर्टिकल, 395 आर्टिकल, सब कुछ मेंशन था इसमें। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कैसे होगी, प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसे होगी, कैसे क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्या हमारे DPSPs होंगे, या फिर कैसे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, हमारे एग्जीक्यूटिव्स कौन से होंगे, हमारे लेजिस्लेचर कैसे होंगे, हमारी विधानसभा कैसे होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो हमने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तभी इसको बनाने के लिए इतना ज़्यादा हमारा टाइम लग गया। तो यहाँ पे अभी तक फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए थे हमारे। तो जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ही 26 जनवरी, अब आपको पता है कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को एक हिस्टोरिकल डेट है और एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था हमारा 1929 में और 31 दिसंबर 1929 में। तो उसमें कांग्रेस ने, INC ने ये डिसाइड किया था कि हम आने वाले 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो INC ने 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। तो इसी डेट को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देते हुए हमने क्या किया कि यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ही चेंज करके यहाँ पे, क्योंकि अभी तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उनको ही चेंज करके, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के, तब तक उनको ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब इसके बाद आपके जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हैं वो हमारे जाकर के 1951 में हुए। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट इलेक्शन जो हैं लोकसभा के 19 अक्टूबर 1951 से अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 1952 तक चले। और यहाँ से फिर लोकसभा से हमारा फर्स्ट पीएम चुने गए हमारे, और वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पर आपके लोकसभा के इलेक्शन तो हो गए, पर जब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए तो कितनी सीट्स पर ये इलेक्शन हुए? तो उस टाइम पर 489 सीट्स पर ये इलेक्शन हुए। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें 17 करोड़। ठीक है, और इसमें क्या एज रखी गई लोगों के इलेक्शन के लिए? 21 ईयर्स। उस वक्त एडल्ट फ्रेंचाइज की एज 21 ईयर्स थी। ठीक है, इसमें 17.3 करोड़ लोगों ने वोटिंग की और इसमें ओनली वोटिंग 45.76 वोटिंग हुई थी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। तो यहाँ से INC जो है वो 489 में से 489 में मोटा मैं आपको बताऊँ तो 364 के आसपास
सीट जो वो INC ने यहाँ पे जीती थी। और यहीं से फिर इनका PM निकल कर आए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो हो चुका था, पर अब थी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बारे। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होता कैसे है हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। पर हम सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुआ हमारा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारा मई 1952 में हुआ। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट चुन करके आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस हैं, ये आई थिंक 2 मई 1952 के आसपास इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और 6 मई 1952 को ये इलेक्शन जीत गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे 6 मई 1952 को एज अ प्रेसिडेंट चुन करके आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो अभी हम सभी, ये हमारा फर्स्ट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया। अभी हम सेकेंडली देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स, जो भी आज तक प्रेसिडेंट रहे हैं आपके, उन सब की हम लिस्ट देखेंगे। पर अभी मैं आपको बता दूं कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने देख लिया जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, ये देखिए यहाँ पर। तो ये 1950 से पहले 1952 तक रहे, फिर 1952 से 57 तक रहे, और फिर 57 से दोबारा ये 62 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट इलेक्शन हुए, जब 1952 में इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे इनके साथ इनके ओपोजिशन में कौन कौन खड़ा था यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए आपके। तो वो लिख लीजिए आप, वो नाम थे, एक थे हमारे चौधरी हरिराम जी, जिन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा हुआ है, पर 4 बार ही वो इलेक्शन हारे हैं। और दूसरे हैं हमारे KT शाह जी, ये भी यहाँ पे इलेक्शन हारे थे। और KT शाह जी वही मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेकुलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पर यहाँ पर ओरिजिनली सेकुलर वर्ड को ऐड नहीं किया गया था, बाद में 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो KT शाह जी, एक लक्ष्मण गणेश जी थे, और एक आपके कृष्ण कुमार चटर्जी जी थे। ठीक है, एक चौधरी हरिराम हो गए, एक लक्ष्मण गणेश हो गए हमारे, एक KT शाह जी हो गए, और एक कृष्ण कुमार चटर्जी जी। तो इस तरीके से पर यहाँ पर जीत करके आए थे राजेंद्र प्रसाद जी। और सेकंड टर्म जब इनकी आई तो 57, तब यहाँ पर तो ये 98% वोट्स के साथ जीत रहे थे। 98% जो लोगों ने था, या फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो MPs थे या फिर MLAs थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुना था। तो ये 2 बार जो है वो हमारे प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। और 1962 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता कई बार, ये यहाँ पे इनको भारत रत्न से नवाजा गया, जो भारत रत्न हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस तरीके से 2 टर्म्स के लिए सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट है हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। और सेकंड प्रेसिडेंट फिर कौन बने इंडिया के? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 1967 तक प्रेसिडेंट रहे हमारे, 13 मई 1962 से। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और इन्होंने टीचिंग लाइन में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो भी हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया था, पर इनको इनसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, और वो 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट बने
डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये 1967 से लेकर के 13 मई 1967 से लेकर के ये हमारे 3 मई 1969 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में हम लिखेंगे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट डाइड एट हिज पोस्ट। फर्स्ट जो थे, फर्स्ट डाइड एट हिज पोस्ट। तो जैसे ही इनकी डेथ हुई थी वैसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी वजह से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, पर उनको बाद में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं फिर, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी थे उस टाइम पे, तो वो एकदम से वो प्रेसिडेंट बन गए। पर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हदीतुल्लाह, तो वो थोड़े टाइम तक यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद फिर जुलाई 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए गए और इसमें वीवी गिरी हमारे प्रेसिडेंट चुन के आए, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी के लिए हम क्या लिखेंगे कि ओनली इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इनके बारे में। तो वीवी गिरी हमारे 1969 से लेकर के 1974 तक ये हमारे प्रेसिडेंट रहे और इसके बाद हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट 1974 में चुन करके आए और ये हमारे 24 अगस्त 1974 को प्रेसिडेंट बने और ये हमारे 1977 तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे और 11 फरवरी 1977 तक। तो ये हमारे क्या थे, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। एंड और हम इनके बारे में बोल सकते हैं कि सेकंड ही प्रेसिडेंट थे जो हु डाइड इन द पोस्ट एट द टाइम ऑफ देयर पोस्ट, ठीक है। तो सेकंड डाइड एट हिज कैनर, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। उसके बाद इनके बाद हमारे प्रेसिडेंट कौन बने, इनके बाद इमीडिएटली प्रेसिडेंट जो बने हमारे वो थे बीडी जट्टा जी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने नीलम संजीवा रेड्डी और ये हमारे प्रेसिडेंट बने 25 जुलाई 1977 को और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने यहाँ पे हमारे। और दूसरी बात इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो है कि अनअपोज्ड, जो एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड रहे, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और ये यंगेस्ट थे और इससे पहले जो है वो ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। इसके बाद देखेंगे हम ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह का टर्म था हमारा 1977 से लेकर के 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह तो 1977 से लेकर के 1982 से लेकर के 1987 तक। तो ज्ञानी जैल सिंह हमारे रहे 25 जुलाई 1908 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। तो ये हमारे फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हमारे आर.वी. वेंकटरमन 1987 से लेकर के 1992 तक ये हमारे प्रेसिडेंट रहे और ये 7th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये 1992 से लेकर के 1997 तक प्रेसिडेंट रहे हमारे। और वेंकटरमन 92 तक रहे थे हमारे। और शंकर दयाल जी 1992 से 97 तक। इसके बाद के.आर. नारायणन
ये 1997 से लेकर के 2002 तक रहे। और ये आपके के आर नारायणन फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और के आर नारायणन के बाद आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये जो के आर नारायणन थे हमारे, ये मलयाली पर्सन थे और काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन थे ये यहाँ पर। इसके बाद हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सभी के फेवरेट प्रेसिडेंट रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और इनको 1997 में भारत रत्न के लिए भी अवार्ड, भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, और देयर कंट्रीब्यूशन इन पोखरण। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रतिभा पाटिल जी। तो APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से लेकर के 7 तक प्रेसिडेंट रहे, यहाँ पे 2007 से 2012 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने इंडिया के। और यहाँ पर इसके बाद हमारे प्रणब मुखर्जी जी, तो 2012 से लेकर के 2017 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले ये फाइनेंशियल मिनिस्टर भी थे, और इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड 1997 में उससे भी नवाजा गया था। और उसके बाद अभी जो हमारे प्रेसिडेंट चल रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जो अपनी पोस्ट से हट जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ हमारे नए प्रेसिडेंट चुन करके आएंगे। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, तो ये काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन एंड लॉयर हैं, और इससे पहले ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी, जिनकी पोस्ट 2017 में स्टार्ट हुई थी 25 जुलाई को, और ये 25 जुलाई 2022 तक ये हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। और ये मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन और लॉयर हैं, और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। और इनकी अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाया। किसके लिए? जो आपका करप्शन है यूनिवर्सिटीज़ में, जब ये एज अ गवर्नर काम कर रहे थे, एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। तो ऐसे हमने अभी सभी प्रेसिडेंट्स की जर्नी देख ली। अब नेक्स्ट हम इन सभी प्रेसिडेंट्स का देखें कि रेफरेंस कहाँ पे है, या प्रेसिडेंट्स का रेफरेंस नहीं, इन सभी प्रेसिडेंट्स का रेफरेंस नहीं, प्रेसिडेंशियल पोस्ट का रेफरेंस कहाँ पर है। तो एक तो इसका रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और एक इसके लिए प्रेसिडेंशियल एक्ट अलग से, पर हम देखेंगे कि वो एक्ट हमारा कहाँ से निकल के आया, इसके बारे में हम सब चीज़ें देखेंगे अभी। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या दिया गया। पर उससे पहले हम इन सभी प्रेसिडेंट्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो नोट कर लेते हैं, और वो है आपका राजेंद्र की राधा जाकर गिरी, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी की जेल में। ठीक है, एक स्टेप में हम ऐसे याद रख लेंगे इसको, एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी की जेल में। और दूसरा, VSN को कलम दी प्रतिभावन प्रणव ने, VSN को कलम दी प्रतिभावन प्रणव राम ने। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हमारे राधा कृष्ण, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, और इसके बाद हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके बाद VV गिरी हमारे प्रेसिडेंट बने थे, और इसके बाद हमारे फ़खरुद्दीन अली प्रेसिडेंट बने, एंड देन हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो बने, रेड्डी जी। और इसके बाद हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी जो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद हमारे वेंकट रमन जी जो 8th प्रेसिडेंट बने इंडिया के। इसके बाद हमारे शंकर दयाल शर्मा जो हमारे प्रेसिडेंट 1992 में बने, 1992 से 1997 तक रहे। उसके बाद हमारे KR नारायणन जो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद
APJ अब्दुल कलाम जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। इसके बाद हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और उसके बाद प्रणव जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो इससे पहले इस पोस्ट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उसके बाद रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम रेफरेंस में देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में कहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो सॉरी रेफरेंस से पहले हमारा एक पॉइंट रह गया, एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप 4 पॉइंट्स याद रख लो। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसमें आएगा, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए यह है कि ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमारे प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट का। ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसकी एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन, वो उन कंडीशंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए जिससे लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं। शुड क्वालिफाई फॉर लोकसभा मेंबर। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी, जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए कौन प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। और इसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस हमारा क्या होगा। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब है कि कितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनेगा वो सब कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, और ऐसे इसकी टर्म प्रेसिडेंट की जो टर्म होगी वो 5 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो ये हमारा एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेफरेंस के बारे में, कि रेफरेंस कहाँ से मिलता है इस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, पार्ट 5 जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, जिसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, हमारे पार्लियामेंट के बारे में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 5 में ये सारे मेंशन है। और पार्ट 5 के चैप्टर 1 में जो वो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे आपके 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में आते हैं। जैसे आपको फर्स्ट पोस्ट आ गई आपकी प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे कंट्री का, ये 52 आर्टिकल 52 में मेंशन्ड है। और 52 से 78 तक ये पूरे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 में मेंशन है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 63 में मेंशन है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए एड एंड एडवाइस के लिए, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा आर्टिकल 74 के बीच में मेंशन है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारा आर्टिकल 74 में मेंशन है। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 के बीच में मेंशन है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इन आर्टिकल्स के अंदर ये पोस्टें मेंशन है। तो हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स देखेंगे जो हमारे 52 से लेकर के 62 तक आते हैं। तो 52 में सबसे पहले हमें बताया गया है कि कंट्री का प्रेसिडेंट होना चाहिए। और इसके बाद आर्टिकल 53 में बताया गया कि आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो इसमें लिखा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली, या उसके द्वारा डायरेक्टली, या थ्रू ऑफिसर्स जो सबऑर्डिनेट होंगे उसके। तो जो एग्जीक्यूटिव की मेन पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, या फिर वो खुद परफॉर्म करेगा उन ड्यूटीज़ को, या फिर करवाएगा जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स होंगे उनके अंदर। तो ये आर्टिकल 53 में मेंशन है हमारा। उसके बाद आर्टिकल 54 में, इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें ये भी मेंशन है हमारा 54 में कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा, कौन कौन लोग जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 55 आता है हमारा। इसमें टाइप ऑफ वोटिंग क्या होगी, जैसे आपका किस तरीके से वोट होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे,
या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, या नॉन डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कौन सा टाइप के इलेक्शन होंगे। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कौन सा टाइप के इलेक्शन होंगे, वो एक एक चीज़ को देखेंगे आगे। आर्टिकल 56 के बारे में, इसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी प्रेसिडेंट की, तो इसमें हम याद रख लेंगे टर्म से ही इसको, ठीक है। आगे आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, इसमें एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के बारे में चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल 50 री इलेक्शन कि एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वही जो हमने पढ़ी यहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम, ये सब चीज़ें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 59 यह है कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, तो इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी ऑफिस एंड ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहा हो, या फिर साथ में यहाँ पे बताया गया है इसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो उसकी सैलरी क्या होगी, या फिर उसको वो कहाँ पर रहेगा, या कुछ भी है, वो सब कुछ इसमें बताया गया इस आर्टिकल में। और इसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 60, तो इसमें आर्टिकल 60 में कि ओथ एंड अफर्मेशन, कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, ये हमारा बताया गया है। और 61 में हमारा बताया गया कि महाभियोग, इम्पीचमेंट, एक वर्ड से हम जान लेते हैं इम्पीचमेंट कैसे होगी प्रेसिडेंट की, इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस बताया गया है। और फिर आर्टिकल 62, तो आर्टिकल 62 में बताया गया है कि जैसे टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल, जो वैकेंट पोस्ट हो जाती है, जैसे किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, कुछ भी है, तो कितने टाइम के अंदर जो वो उनको री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उस टाइम जब किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इमीडिएट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो ये सब कुछ जो हमारा आर्टिकल 62 में मैंशनड है। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है 5, इसमें जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल 74 है आपका, उसमें ये लिखा है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनल हेड है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो रियल हेड है गवर्नमेंट का, वो है प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड है वो है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे तभी आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो एड एंड एडवाइस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये हमारा मेंशन था इसमें, ये डायरेक्टली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स मेंशन्ड है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी कंट्री में जितने भी इलेक्शन होते हैं, बाकी के जो आपके लोकसभा के इलेक्शन हो गए या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के, जैसे आपके विधानसभा के, ये सारे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को स्पेशल बनाने के लिए और अलग बनाने के लिए आर्टिकल 71 का यूज किया गया। तो इसमें आर्टिकल 71 में लिखा है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए जो भी उनके इलेक्शन से रिलेटिंग जो मैटर्स होंगे उनको देखेंगे और कोई एक्ट भी बना सकते हैं। तो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग ही एक एक्ट बनाया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए इंडिया में, और इस एक्ट का नाम रखा गया प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952। तो जो हमारे इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो इसी एक्ट के, जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो इसी एक्ट के थ्रू करवाए जाते हैं। पर इस एक्ट की जो टर्म्स थी वो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल थी, बहुत लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते थे, यहाँ पर बहुत आसान था प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैं आपको 1952 के आसपास का बताऊँ तो एक प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता था उस टाइम पर एक होते हैं हमारे प्रपोजर्स और एक होते हैं जो उसको सेकंड करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रपोजर और सेकंड क्या होता है, वैसे आगे चल के आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ होती क्या है, प्रपोजर्स और जो सेकंड करते हैं, जो सेकेंडर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो लोग प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होंगे, उनमें से कोई दो पर्सन्स किसी
एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए, प्रेसिडेंट पद और उस इलेक्शन में उसको खड़ा होने के लिए कि ये इस इलेक्शन को फाइट कर सकता है। सिर्फ 2 लोग चाहिए प्रपोजर्स, जो नाम प्रपोज करें, और 2 लोग चाहिए जो उसको सेकंड करें, मतलब उसको कंफर्म करें, उसको साइन करें, जो सिग्नेटरी हों उसके। तो देखो स्टार्टिंग में कितना सिंपल था ये इलेक्शन लड़ना। तो ये ऐसे ही 1952 में लड़ा गया इलेक्शन, ये ऐसे ही 1957 में भी ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए, ऐसे ही फिर 1962 में भी कंडक्ट किए गए, ऐसे फिर 1967 में कंडक्ट किए गए। तो यहाँ पे आपके कुछ मेंबर ऐसे थे कि वो इलेक्शन में 4 या 5 वोट भी नहीं ले पाते थे, पर वो बार बार 4 टर्म में भी, जैसे चौधरी हरिराम जी हैं जिन्होंने फर्स्ट इलेक्शन भी लड़ा था हमारा, चौधरी हरिराम जी, तो उन्होंने 4 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो फाइट किया इंडिया में, तो चौधरी हरिराम जी हैं। तो एंड में जब इन्होंने 1967 का जब इलेक्शन लड़ा तब तो इतना ये हो गया था कि जिन्होंने इसका नाम प्रपोज किया था और जो सेकंड करने वाले थे उन्होंने भी इसको वोट नहीं किया था। ठीक है, ये सिर्फ उस इलेक्शन में खड़े हुए थे, पर इनको 0 वोट मिला था उस इलेक्शन में। और 1967 में सिर्फ इनको ही 0 नहीं मिला था, 9 कैंडिडेट थे जिनको 1 भी वोट नहीं मिला। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए फिर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल जो एक्ट है 1952 का, इसको अमेंड किया गया 1974 में। फिर उसमें कुछ टर्म्स, पूरी एलिजिबिलिटी, कैसे इलेक्शन होंगे, सब कुछ डिसाइड किया गया। और यहाँ पे बोला गया कि 10 प्रपोजर्स होनी चाहिए मिनिमम और 10 उसको सेकंड करने वाले होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पहले कि कोई भी प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए ऐसे तो इलेक्शन फाइट करने के लिए आ जा रहा है और कोई भी फाइट कर सकता है, क्योंकि 2 लोग सिर्फ प्रपोज करने के लिए चाहिए और 2 लोग जो है वो सिर्फ सेकंड करने के लिए चाहिए। तो ये बहुत ही इससे मतलब एक तरीके से इस पोस्ट के लिए वो खर्चा ही, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो खर्चा होना था वही बढ़ना था हमारा। तो इसके लिए फिर अमेंड कर दिया गया इस एक्ट को और ऐसा बोल दिया गया कि 10 प्रपोजल होने चाहिए और 10 जो सेकंड करने वाले होने चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, और इसके बाद फिर 1977 में इस एक्ट को दोबारा से अमेंड किया गया और इसमें बोला कि 10 लोग भी कम है। इसमें ये बोला कि जो बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर रहा है एटलीस्ट उसको 50 मिनिमम प्रपोजर्स तो होने चाहिए, उसको प्रपोज करे उसका नाम या उसका नाम नॉमिनेट करे, और 50 उसको सेकंड करने वाले चाहिए। तो ये 77 में ये अमेंड कर दिया गया। तो आज भी जब नेक्स्ट मंथ आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए भी यही चीज़ है कि 50 प्रपोजर चाहिए होंगे और 50 जो उनका नाम सेकंड करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये देखो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, हमारा लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स हो गया, हमारा एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, हमने रेफरेंसेस में देख लिया, एक हमने रेफरेंसेस में देख लिया, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देख लिया, पार्ट 5 देख लिया इसमें, और एक हमने इसमें ये एक्ट देख लिया, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, और इसमें अमेंडमेंट्स की गई कब 1974 में, 1977 में और 1997 में। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है। जैसे सबसे पहले नॉमिनेशन होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, 1952 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपका नॉमिनेशन होगा। इसके बाद वोटिंग की इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे पार्ट 2 में। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और धन्यवाद।